हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टारगेट ITI एग्ज़ाम। ठीक है, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसके, अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम के। इसी के हमारे 4 लेक्चर हुए हैं थ्योरी के, तो अब बारी है किसकी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखो दोस्तों, क्वांटिटी पे ध्यान मत देना, क्वालिटी पे ध्यान देना। ठीक है, क्वांटिटी भले ही कम होगी लेकिन क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं एकदम सॉलिड। ठीक है, तो उसी में पहला क्वेश्चन है, प्राय सभी विद्युत के मापक यंत्र AC के किस मान को दर्शाते हैं। यानी कि अगर कोई इक्विपमेंट है हमारा, है ना, जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, इस तरह के इक्विपमेंट होते हैं जो कोई राशि मापते हैं, तो वो किस राशि के मान को मापते हैं, मतलब कि उस राशि के शिखरतम मान को मापते हैं, तात्कालिक मान को मापते हैं, या RMS वैल्यू को मापते हैं, या औसत मान को मापते हैं। तो इसका सही आंसर है RMS वैल्यू मापते हैं। ठीक है, क्या मापते हैं, RMS वैल्यू। और औसत मान कौन मापता है, औसत मान देखो दोस्तों, औसत मान मापता है वाट मीटर, है ना, कौन मापता है, वाट मीटर। और वाट मीटर क्या मापता है, वाट मीटर मापता है पावर को। किसे मापता है, पावर को। और पावर भी कौन सी पावर, ट्रू पावर, है ना, यानी कि एक्टिव पावर को मापता है। और एक्टिव पावर के किस मान को मापता है, एवरेज वैल्यू के, है ना, औसत मान को। ठीक है भाई, तो इसका मान तो यह है AC के किस मान को दर्शाते हैं, RMS वैल्यू को। लेकिन जैसे कि ऑप्शन में हमारा औसत मान भी है, तो औसत मान भी आपको पता होना चाहिए कौन मापता है, वाट मीटर मापता है। किसके, ट्रू पावर के औसत मान को कौन मापता है, वाट मीटर मापता है। ठीक है, और तात्कालिक मान क्या होता है, तात्कालिक मान, तात्कालिक मान है ना, करंट का तुम्हें पढ़ाया था ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की, है ना, समय के किसी क्षण करंट की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक मान, यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, यह भी पता होना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि AC राशि के RMS मान तथा औसत मान के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, है ना। देखो इसके ऑप्शन है पीक फैक्टर, क्रिस्ट फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और पावर फैक्टर। ठीक है, अब देख लो कि भाई क्या क्या है ये, है ना। पीक फैक्टर, पीक फैक्टर, पीक फैक्टर क्या होता है भाई, IM/I/RMS। ठीक है, क्रिस्ट फैक्टर तो पीक फैक्टर ही होता है ना, ये दोनों एक ही हैं। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है हमारा बराबर I/RMS/I एवरेज वैल्यू। और पावर फैक्टर होता है हमारा, पावर फैक्टर हमारा क्या होता है भाई, cos फाई बराबर R/Z। ठीक है, या फिर cos फाई बराबर क्या होता है भाई, ट्रू पावर, है ना, यानी कि P/S, ये ट्रू पावर है, और S हमारी क्या है, एपरेंट पावर। अब देख लो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, RMS मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं। तो ये किससे मिल रहा है भाई, ये तो C से मिल रहा है, तो इसका आंसर ये होगा सही, है ना। और पीक फैक्टर हमारा क्या है, IM मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, और पावर फैक्टर हमारा ये है। ठीक है, तो ये देखो एक ही क्वेश्चन में तुम्हारे कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर 2 अल्टरनेटिंग राशियों के बीच का अंतर 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाएंगी, है ना। 2 क्वांटिटी है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, उनके बीच का अंतर 90 डिग्री है, तो वो क्या कहलाएंगी। देखो वो कहलाएंगी, 90 डिग्री का मतलब है कि भाई ये कोई V है, या तो वो यहां हो, ऐसे 90 डिग्री होगा, है ना, या फिर वो ये हो, ऐसे ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये I मान लो। ठीक है भाई, ऐसे यही तो होगा, है ना। तो कह रहा है कि भाई या तो ये हो या ये हो, दोनों में से एक, तो ये क्या कहलाएंगी, तो वो एंटी फेज का मतलब होगा आउट ऑफ फेज, यानी कि एक क्वांटिटी अगर इधर है V, तो दूसरी क्वांटिटी हमारी किधर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये यहां अगर 0 मान लो, एक्सिस मान रहे हो, है ना, ये V है तो ये I, ये हो गया एंटी फेज, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, है ना। लेकिन कोण कितना है, 90 डिग्री, या तो यहां होगा 90 डिग्री या यहां होगा, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रेचर कहलाएगा। ये वाला इसका B हमारा क्या है, सही है ना। क्वाड्रेचर देखो क्या होता है, जो ग्राफ अगर देखा होगा आपने, तो उसमें 2 अक्ष होते हैं, है ना।
एक तो वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना। अब इसमें तुम देखो कितने खाने बन रहे हैं, 1 2 3 4, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें क्वाड्रेचर ही बोलते हैं, है ना। हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेचर, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं क्या, चतुर्थांश। तो 90 डिग्री का कोण कहाँ बैठ रहा है, एक तो यहाँ बैठ रहा है ये वाला 90 डिग्री, है ना, और एक ये बैठ रहा है ये वाला 90 डिग्री। तो यानी कि या तो इस चतुर्थांश में होगा या इस चतुर्थांश में होगा, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि भाई ये वाला चतुर्थांश कब लगेगा, 90 डिग्री का एंगल हो, ये वाला चतुर्थांश हो, तो कौन से लोड पे ये वाला चतुर्थांश आएगा, ये वाला आएगा भाई हमारा कैपेसिटिव लोड पे, ठीक है, और ये वाला आएगा हमारा इंडक्टिव लोड पे, ठीक है। बताया था ना तुम्हें मैंने कि अगर कैपेसिटिव लोड होगा तो जो हमारी करंट होगी वो कहां घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऊपर की ओर, यानी क्वाड्रेचर हमारा ये वाला आएगा पहला चतुर्थांश। और जब इंडक्टिव सर्किट होगा तो जो करंट होगी हमारी वो घूमेगी घड़ी के घूमने की दिशा में, यानी कि नीचे की ओर, यानी कि चौथा क्वाड्रेचर, यानी कि फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई ऐसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में विद्युत धारा एवं वोल्टता कैसी होती है ना, संबंध रखती हैं, संबंध रखती हैं। कैसा संबंध रखती हैं भाई, करंट लीडिंग होगी शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में, वोल्टेज लीडिंग होगी, इन फेस होगी या कोई नहीं। देखो मैंने तुम्हें तीनों सर्किट बताए थे, है ना, रजिस्टिव भी, इंडक्टिव भी और कैपेसिटिव भी। तो रजिस्टिव सर्किट तो क्या होता है कि अगर वोल्टेज ये है ना, तो करंट क्या होगी हमारी, इसी के साथ होगी यहां करंट। तो ये क्या है, इन फेस, है ना, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी होगा, कि अगर हमारा कोई परिपथ है वो शुद्ध रजिस्टिव है तो धारा और वोल्टेज क्या संबंध रखेंगी, इन फेज होगी, यानी कि दोनों एक साथ होंगी। और करंट लीडिंग कौन से सर्किट उसमें होगी भाई, कौन से परिपथ में होगी करंट लीडिंग, कौन से परिपथ में होगी करंट लीडिंग, सोचो जरा एक बार, बताओ जरा, है ना, कौन से में होगी, कैपेसिटिव सर्किट या कैपेसिटिव लोड, ठीक है। और वोल्टेज लीडिंग किस में होगी भाई, है ना, वोल्टेज लीडिंग क्या में होगी, इंडक्टिव लोड में, ठीक है, इंडक्टिव लोड, ठीक है। अच्छा, यहां वोल्टेज लीडिंग की बात होगी तो यहां लैगिंग कौन करेगा, करंट लैग करेगी यहां पे, ठीक है। इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या करती है, लैग करती है, और वोल्टेज लीड करती है, ठीक है। तो जिसे ये समझ में नहीं आया, मेरी वीडियो है कौन सी, लैगिंग, लीडिंग और सेम फेस वाली, पावर फैक्टर वाली, वो वीडियो देख लेना भाई, ये समझ जाओगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, वोल्टेज और करंट के बीच कोण कहलाता है, वोल्टेज और करंट के बीच कोण कहलाता है। आपको बताया था ना, वोल्टेज और करंट के बीच कोण क्या कहलाता है, ये फिर क्या कहलाता है भाई, फेस डिफरेंस, क्या कहलाता है ये, फेस डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। और फॉर्म गुणांक क्या कहलाता है भाई, फॉर्म गुणांक, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या निकाला था अभी हमने, IRMS अपॉन I एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, ये फॉर्म गुणांक की वैल्यू होती है ये IRMS अपॉन I एवरेज, और ये जो है करंट और वोल्टेज के बीच बड़ा कोण क्या कहलाता है, फेस अंतर कहलाता है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं, अगर इसका हम कोस फैक्टर ले लेंगे, क्या ले लेंगे इसका, कोस फैक्टर, तो यही एंगल क्या कहलाएगा, हमारा पावर फैक्टर कहलाएगा। V और I के बीच बना कोसाइन एंगल क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। और हम इसे क्या कहते हैं, फेस डिफरेंस भी कहते हैं, कि भाई ये इसके बीच में कितना एंगल है, क्या बोलते हैं, फेस डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक हमें इन्होंने करंट की इक्वेशन दे दी, I बराबर 70 साइन 314 t। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक तो IM मैक्सिमम करंट की वैल्यू और एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है। तो तुम्हें मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी, I बराबर IM साइन
ओमेगा टी, है ना। अब हमें क्या करना है, I बराबर 70 साइन ओमेगा टी, दोनों को कंपेयर कर दो। कंपेयर मतलब IM की जगह क्या है 70 तो इसका तो ये तो हो गया आंसर। IM की वैल्यू क्या आ गई 70 आ गई। अच्छा ओमेगा टी की जगह यहाँ क्या है 314 टी है, ये है। अब ओमेगा टी बराबर कितना है 314 टी, तो टी से टी कटा, कितना आया ओमेगा बराबर 314। अब ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ बराबर 314, ठीक है। और एफ बराबर क्या होगा 314 बटे 2 गुणा 3.14, ये पाई की वैल्यू रख दी 3.14। अब यहाँ क्या है दशमलव, ये दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ा दो ऊपर, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2। अब इस 314 से 314 काटोगे तो यहाँ एक बचा, 1 और 2 जीरो, कितना आ गया 100 आ गया बटे 2 आ गया। तो 2 से 100 काटोगे कितना आ गया 50 हर्ट्ज, है ना। तो यानी कि IM तो आ गया हमारा 70, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारी 50 हर्ट्ज आ गई। ठीक है भाई, कोई डाउट है किसी को? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो भाई, कमेंट में, अगर तुम्हें समझ में ना आए तो। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परिपथ में R बराबर हो सकता है ना। अब देखो R का तुमने फॉर्मूले पढ़े हैं कि भाई R बराबर क्या होता है, ओम का नियम से भी पढ़ा है, और R बराबर रो एल अपॉन ए भी पढ़ा है। लेकिन यहां वो नहीं है, ये जो फार्मूले दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पावर फैक्टर वाला फार्मूला। कौन सा, कोस फाई बराबर R अपॉन जेड। यहां से इसने ये फार्मूले रख रखे हैं, तो R बराबर यहां क्या हो जाएगा कोस फाई इंटू जेड हो जाएगा, है ना, कोस फाई इंटू जेड हो जाएगा। अब देख लो तुम, ये कौन सा में बैठ रहा है सही, है ना, R बराबर जेड कोस फाई, या कोस फाई जेड कहाँ आ रहा है, देखो ये तो साइन आ गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब ये देखो R बराबर जेड, ये कोस फाई आ रहा है बटे में, यानी कि ये अगर यहां जाएगा तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये R कोस फाई हो जाएगा, जो कि गलत है ना, ये क्या है, ये भी गलत है। ठीक, अब ये देखो R जेड कोस फाई, यानी कि ये बैठ रहा है कोस फाई बराबर R अपॉन जेड, है ना, बैठ रहा है कि नहीं। तो यानी कि इसका आंसर क्या है सही, इसका आंसर हमारा ये है सी सही। ठीक है, तो कभी कभी तुम्हें जो फार्मूले होंगे ना वो भी तोड़ मरोड़ के दे दिए जाएंगे, और वो तुम्हें तब पता चलेगा सही कौन सा है जब तुम्हें ये पता होगा कि हाँ भाई ये ऐसे भी हो सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि किसी परिपथ में R बराबर 15 ओम और Z बराबर 25 ओम है, यानी कि रेजिस्टेंस तो 15 ओम है, इंपीडेंस हमारा कितना है 25 ओम है, तो एक्सएल की वैल्यू निकालनी है हमें, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे, तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला है, Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, सॉरी हाँ ठीक है, एक्सएल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये है, या इसे अगर ठीक करके लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, जेड स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्या कर दिया, जेड स्क्वायर, यहाँ हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब जेड स्क्वायर कितना है, जेड की वैल्यू कितनी है 25, यानी कि 25 का होल स्क्वायर बराबर R की वैल्यू कितनी है 15, यानी कि 15 का होल स्क्वायर। एक्सएल हमें निकालना है, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 625 आएगा, बराबर 15 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 225 आएगा, प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, अब 625 माइनस के 225 बराबर एक्सएल स्क्वायर। अब ये कितना आ गया 400 बराबर एक्सएल स्क्वायर। अब एक्सएल स्क्वायर कितना आया हमारा 400, एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई 400 अंडर रूट 400, और एक्सएल हमारा कितना आ गया 20 ओम, है ना, क्योंकि 400 का अगर तुम अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला मैंने तुम्हें काहे में कराया है, आरएल सर्किट। ठीक है, आरएल सर्किट में कराया है कि जेड बराबर हमारा क्या होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और हमें दोनों की इसकी वैल्यू दी हुई है, बस फार्मूले में रखनी है और सोल्व करना है। वैल्यू हमारी आ गई किसकी, एक्सएल की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज की वैल्यू तो ये है तथा करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है,
तो परिपथ में क्या निकालना है, हमें करंट की वैल्यू निकालनी है ना। अब क्या दिया हुआ है इन्होंने, V, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी, ये भाई यहाँ क्या है, वोल्ट है ना, मात्रक मान लो, लगा दो इसका, है ना, कितनी है 200 साइन 314 t, और R बराबर कितना है 20 ओम है ना। और I हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो I बराबर क्या होता है, V अपॉन R होता है ना, V अपॉन क्या होता है भाई, R होता है। अब वोल्टेज की वैल्यू तो ये दे दी, तो यहां से निकाल लो, क्या निकाल लो, VM, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होगी यहां से 200 वोल्ट होगी, है ना। और R हमारा ये रहा 20, और I बराबर क्या हो जाएगा हमारा V अपॉन R, और V कितना निकाला तुमने 200, और R कितना है 20, कितना आ गया 10 एम्पियर। तो ऐसे क्वेश्चन देख के दोस्तों घबराना नहीं है ना। कभी घबरा जाओगे, अरे वोल्टेज तो दे ही नहीं रखी, क्या इक्वेशन सी दे दी, यहाँ कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, केवल यहाँ से मैक्सिमम वोल्टेज उठानी है, ये मैक्सिमम मान है ना। और जैसे ही मैक्सिमम मान निकालोगे, ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई वोल्टेज यहाँ कितनी है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि RLC सर्किट में यदि XL बड़ा हो XC से तो सर्किट का पावर फैक्टर होगा। ये मैंने तुम्हें बताया था जब RLC सर्किट पढ़ाया था, 3 केस पढ़ाए थे, कौन कौन से, यदि XL ज़्यादा होगा, फिर एक पढ़ाया था यदि XC ज़्यादा होगा, फिर तीसरा पढ़ाया था कि अगर ये दोनों बराबर होंगे। तो ये पहले ही कुछ केस पे क्वेश्चन है कि यदि XL ज़्यादा होगा XC से, तो हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, लैगिंग होगा। क्या होगा भाई, लैगिंग होगा, ठीक है, क्या होगा, लैगिंग होगा। और लीडिंग कब होगा, तब XC ज्यादा होगा, है ना। जब XC क्या होगा, ज्यादा, तब क्या होगा, लीडिंग होगा। और इन फेस कब होगा, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर कब होगा, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि तुम इसे ऐसे लिख सकते हो कि XL ये होगा तो लीडिंग होगा, XL ये होगा तो लैगिंग होगा, और XL बराबर XC होगा तो इन फेज होगा। तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कथन सही है ना। अब ये देखो अगर तुम पहचान पा रहे होंगे तो ये क्या दे रखे हैं, इन्होंने पावर के फार्मूले दे रखे है ना, कि VI साइन फाई और W बराबर KVI कोस फाई, है ना। अब तुम देखो 3 पावर मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, है ना। एक तो पहले पढ़ाई थी एपेरेंट पावर S बराबर VI, एक पढ़ाई थी P बराबर VI कोस फाई, एक पढ़ाई थी Q बराबर VI साइन फाई, है ना। इसका जो मात्रक तुम्हें पढ़ाया था वो पढ़ाया था VA, इसका मात्रक पढ़ाया था वाट, और इसका पढ़ाया था तुम्हें VAR, है ना। अब देखो कौन सी मिल रही है, देखो W VI। अब ये W ना होता, अगर यहाँ S होता तो ये सही हो जाती, लेकिन ये क्या है यहाँ W, यानी कि ये एक्टिव पावर बता रहा है, एक्टिव पावर बराबर VI, तो ये तो होती नहीं, ये तो एपेरेंट पावर होती है ना। उसके बाद देखो W, यानी कि ये भी एक्टिव पावर बता रहा है, और VI साइन फाई ये तो ये होती है, यानी कि ये तो रिएक्टिव पावर होती है, तो ये भी गलत है। अब देखो इसने बताया KW बराबर KVI कोस फाई, अगर इस K से इस K को हटा दो, क्योंकि K तो क्या है, किलो बता रहा है, यानी कि 1000 से गुणा के लिए बता रहा है, और कुछ नहीं बता रहा, है ना। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं W बराबर VI कोस फाई, तो ये तो बन गया फार्मूला सही हमारा, है ना, बन गया नहीं एक्टिव पावर का फार्मूला। तो हमारा कौन सा सही है, कौन सा सही है भाई, C सही है, ठीक है। और ये देखो ये वाला चौथे वाला भी अगर हम K से K काट दें तो ये क्या बन जाएगा, W बराबर VA साइन फाई, जो कि क्या है, गलत फार्मूला है ना। अगर ये कहता कि भाई कौन सा कथन सही है, ये तो हमारा आ गया AC के लिए, किसके लिए, AC सर्किट के लिए, AC सर्किट के लिए। अगर DC सर्किट के लिए होता ना, DC सर्किट के लिए, तो DC सर्किट के लिए पावर क्या होती है, P बराबर VI होती है ना। किसके लिए होती है, ये DC के लिए, और ये किसके लिए होती है, AC के लिए। मैंने तुम्हें बताया था, है ना, बताया था ना कि DC के लिए हम P बराबर VI क्यों ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं, क्योंकि जो पावर फैक्टर होता है वहां क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है, यानी कोस फाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्या है कि आवृत्ति के घटने पर
एक्सेल की वैल्यू डैश, यानी कि ये बताना है कि अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घट रही है तो एक्सेल जो है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस उसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी, है ना। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि एक्सेल होता क्या है, 2πfl ये होता है, यानी कि एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना। यानी कि क्या कह रहा है कि अगर एल की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सेल की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर एल की वैल्यू घटेगी तो एक्सेल की वैल्यू भी घटेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है कि भाई आवृत्ति घटा दो, यानी कि सॉरी एल ले आया मैं यहाँ पे, यहाँ हमें क्या लेना है, फ्रीक्वेंसी लेनी है, ठीक है भाई। ये फ्रीक्वेंसी के भी समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी के। यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो एक्सेल की वैल्यू बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एक्सेल की वैल्यू भी घटेगी। तो आवृत्ति क्या कह रहा है, घटा रहा है, तो एक्सेल की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी, यानी कि आंसर आएगा हमारा बी सही, ठीक है। अब देखो जरा, ये तो हुआ एक सवाल, अब ये 4 सवाल बनेंगे भाई, 4 क्वेश्चन बनेंगे। ये कैसे बनेंगे, अब यहां एक्सेल की जगह तुम क्या ले लो, इसका पार्ट ले लो एक्सी। अब एक्सी की वैल्यू बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी घट रही है, अगर फ्रीक्वेंसी घट रही है तो एक्सी की वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब एक्सी बराबर क्या होता है, 1/2πfc, यानी कि एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एक्सी बढ़ेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये घटेगा, है ना। अब यहां फ्रीक्वेंसी घट रही है तो इसका मतलब एक्सी बढ़ेगा, तो एक्सी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में भाई। अब अगर इसका उल्टा कर दो, आवृत्ति के बढ़ाने पर, किसके बढ़ाने पर, अब यहां ये तो घटा रहे थे, अब इसे बढ़ा दो, है ना, बढ़ाने पर। अब हमने क्या कर दिया, आवृत्ति को बढ़ा रहे। अब अगर आवृत्ति को तुम बढ़ाओगे तो क्या होगा, किसकी वैल्यू बढ़ेगी भाई, एक्सेल की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है एक्सेल किसके समानुपाती है, एफ के, यानी कि एफ बढ़ेगा तो एक्सेल भी बढ़ेगा। अब एक्सी क्या होगा, अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, अब ये क्या हो जाएगा, एक्सी हमारा घटेगा। तो ये एक ही क्वेश्चन पे कितने क्वेश्चन बन गए, 4 क्वेश्चन बन गए। अगर आवृत्ति घटाओगे तो एक्सेल की वैल्यू घटेगी, आवृत्ति बढ़ाओगे तो एक्सेल की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। ये तो इसके साथ साथ चल रहा है। अब एक्सी चल रहा है उल्टा, उल्टा क्यों चल रहा है, क्योंकि एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफ के, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है एफ के। अब होगा क्या कि यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये घटेगा एक्सी, और अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एक्सी बढ़ेगा। तो जैसे पहले क्वेश्चन में कहा कि आवृत्ति घटाने पर एक्सी की वैल्यू बढ़ेगी, और जब हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन तो 12 पढ़े, लेकिन कम से कम हमने कितने क्वेश्चन पढ़े भाई, 25 से ज्यादा क्वेश्चन आज हमने इसमें किए हैं। और बहुत सारे हमने क्या समझे, फैक्ट समझे, जो आपने थ्योरी में पढ़े थे वो समझे कि भाई क्वेश्चन में कैसे आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।